हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ये चैप्टर जो है इसे कंप्लीट करेंगे। मतलब पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा, बट हाँ इसे मैं दो पार्ट्स में बनाने वाली हूँ। इसमें जो है हमारे दो फैक्टर हैं ना, रिस्क और रिटर्न। तो हम पहले रिटर्न पढ़ेंगे और उसके बाद हम रिस्क कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट में हम रिटर्न कंप्लीट कर लेंगे और दूसरे पार्ट में अपना रिस्क करेंगे। तो अच्छा देखो, ये जो है हमारा एक नया चैप्टर आया है हमारी एफएम में। देखो जो पहले वाले एडिशंस थे यानी कि 2022-23 वाले है ना, तो ये वाले जो एडिशंस थे तो इनमें ये चैप्टर नहीं था। और ये जो चैप्टर है ये नए सेशंस के लिए आया है, यानी कि 2023 और 24 वाले जो सेशन है उनके लिए ये आया है। और उससे आगे ये जब तक कंटिन्यू रहेगा तो तब तक फिर तो देखते ही हैं। बट हाँ, ये जो है न्यू सेशन के लिए नया चैप्टर आया है। तो जो आपका एक चैप्टर नंबर 3 था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो आपका कट चुका है इस सेशन में, यानी कि 2023-24 वाले सेशन में आपका जो है चैप्टर नंबर 3 वो कट गया है। और जो है ये नया चैप्टर यहाँ पे ऐड हुआ है। तो आई होप आप जो है कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि ये नया चैप्टर, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ना पुरानी बुक्स लेते हैं, सेकंड हैंड बुक अपने बड़े भाई बहनों से ले लेते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनमें जो एक चैप्टर नंबर 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो है जो है अब वो नहीं है, यानी कि जो नया सेशन आया है उन्हें वो चैप्टर नहीं पढ़ना, वो अब जो है कट चुका है। आपके लिए एक नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ये वाला अब आपको पढ़ना है न्यू सेशंस के लिए, 23 और 24 वाले सेशन के लिए। तो अगर आप सेकंड हैंड बुक ले रहे हो अपने बड़े भाई बहनों की, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना कि आप वो पुराना वाला चैप्टर ना पढ़ लो, ठीक है। तो देखो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न XIRR फंक्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, CAGR, कंपाउंडिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, वेट एवरेज मैच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो ये इस चैप्टर में, ये टोटल हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो अगर मैं बताऊँ आज हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं पहले अपना पेन ले लेती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे XIRR फंक्शन। अरे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं मैं पेन ले लेती हूँ। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे XIRR फंक्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, CAGR और कंपाउंडिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न्स। यानी कि हम जो है जो हमारा रिटर्न वाला फैक्टर है ना, वो सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। रिस्क हम आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सब कुछ, अब हमें पता चल गया है। देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Any mutual fund scheme is as good as the return it provides for a certain amount of risk that investor takes. These risk and return can be quantified using certain measures. This chapter takes a more detailed view into the quantitative evolution of mutual fund scheme. The various measures can be depicted as follow. तो देखो जैसे हमने अपनी जो 9th 10th जो हमने 11th पढ़ी है, 9th में तो नहीं था म्यूचुअल फंड, पर हाँ 10th 11th में था। तो यहाँ पे जैसे हमने म्यूचुअल फंड को तब हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड में कैसे किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये सब हमने पहले पढ़ा था कि हमें थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा है कि हाँ म्यूचुअल फंड होता क्या है। और म्यूचुअल फंड भी हमारी एक स्कीम है जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम एक प्रॉफिट गेन कर सकें, है ना। तो ये सब हमें पता है कि म्यूचुअल फंड था क्या, म्यूचुअल फंड में करते क्या है, ये हमें पहले से ही पता था। लेकिन जो है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसमें मतलब रिस्क और रिटर्न फैक्टर कैसे होते हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, किस तरह से रिटर्न और रिस्क जो है हमें मिलता है, किस तरह से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ मेजर्स दे रखे हैं। देखो हमें बताया है कि जो म्यूचुअल फंड है वो क्या है, हमें रिटर्न प्रोवाइड करता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और आपका लॉस ही लॉस होता चला जाए, तो वो म्यूचुअल फंड तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सारे म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा प्रॉफिट ही देंगे। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि एक काफ़ी कम अमाउंट ही सही, लेकिन एक मिनट बस, काफ़ी थोड़ा सा अमाउंट ही सही, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो म्यूचुअल फंड में भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दोगे जहाँ पे रिस्क फैक्टर हो ही ना, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हमें दे रखा है क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन, यानी कि किस तरह से हम जो है जो रिस्क और रिटर्न फैक्टर है वो हमने किस तरह से यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं म्यूचुअल फंड में। तो देखो हमारा क्वान्टिटेटिव एवोल्यूशन क्या दे रखा है, ओहो पेन, क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन, एक तो हमें रिटर्न फैक्टर दिया है, एक हमें रिस्क फैक्टर दिया है। रिटर्न हम आज ही रिटर्न हम आज ही कर लेंगे। रिटर्न में क्या है, XIRR, CAGR, कंपाउंडिंग पीरियोडिक
रिटर्न, तो ये हम आता है रिटर्न में, यानी कि जो हमें रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड से। तो ये तो वो वाला फैक्टर हो गया कि हाँ इस तरह से हम रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड से। लेकिन म्यूचुअल फंड में मैंने बताया ना रिस्क भी होता है, तो वो रिस्क किस टाइप का, वो देखो रिस्क हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और वेट, एवरेज मैच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये सारे हमारे फैक्टर किस में आते हैं, ये फैक्टर आते हैं हमारे रिस्क में। तो देखो रिस्क तो हम आज करने नहीं वाले हैं, हम करेंगे आज, ओहो पेन चल गया, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपना रिटर्न फैक्टर। तो चलो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, रिटर्न देख लेते हैं अपना। देखो क्या दिया है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर वी विल लुक एट मेजर फॉर रिटर्न। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिस्क और एक रिटर्न। तो हम हाफ चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हाफ चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिटर्न फ्रॉम द स्कीम, एंड द सेकेंड हाफ वी विल लुक एट मेजर टू एक्सेस रिस्क इन अ स्कीम। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में हम पढ़ेंगे रिटर्न और सेकंड हाफ में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड हाफ में पढ़ेंगे रिस्क। तो हम अपना फर्स्ट हाफ यानी कि जो अपना शुरुआत वाला पोर्शन है चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है हमारा रिटर्न। तो अब रिटर्न में देखो सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, XIRR। तो अब देखो RRR मूवी तो सबने देख ली होगी, पर ये वो RRR नहीं है, ये XIRR है, XIRR। RRR मूवी कैसी लगी आपको जरा मुझे बताना। वैसे तो अच्छी ही होगी, मैंने नहीं देखी सच्ची नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओहो ये ना, ठीक है चलो आ जाओ यहाँ पे। हमें क्या दिया है, हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से हमें पढ़ना है डिविडेंड से। डिविडेंड पेमेंट इन अ स्कीम डिपेंड ऑन प्रॉफिट, सम डेप्ट स्कीम डू डिक्लेयर डिविडेंड डेली और वीकली। These are exceptions for the general rule that, unlike debt, mutual fund cannot work with pre-specified dividend payment dates. अच्छा ठीक है, calculating return with irregular dividend payment dates become easier using the XIRR function in spreadsheet in MS Excel, Open Office etc. ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला है, देखो जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट जब हम करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं ना कि हमें रिटर्न मिलेगा, हमें थोड़ा डिविडेंड मिलेगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो देखो कुछ स्कीम्स क्या होती हैं म्यूचुअल फंड की, कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जो पहले से ही मतलब अपना डिक्लेयर कर देती हैं, अपना हर दिन डिक्लेयर करती हैं, फिर वीकली बेसिस पे अपना जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर देती हैं कि आपका इतना डिविडेंड बनता है। तो कुछ स्कीम क्या करती हैं, डेली बेसिस पे अपना डिविडेंड जो है वो बता देती हैं, और कुछ स्कीम्स जो हैं वो वीकली बेसिस पे अपना डिविडेंड बता देती हैं। तो अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि जो म्यूचुअल फंड कैन नॉट वर्क विद प्री स्पेसिफाइड डिविडेंड पेमेंट डेट्स। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड्स है वो ऐसा नहीं है कि वो हमें टाइम से पहले ही बता देगा कि आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, वो पहले से ही नहीं बता के रखता है। म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा वो जादू नहीं है कि आपको पहले ही पता होगा कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। देखो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपना रिटर्न, वो हमें बता रखा है। कैलकुलेटिंग रिटर्न विद इर्रेगुलर डिविडेंड पेमेंट डेट्स बिकम ईजियर यूजिंग द XIRR फंक्शन इन स्प्रेडशीट इन MS Excel, ओपन ऑफिस एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोला, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो म्यूचुअल फंड में हम रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आप म्यूचुअल फंड में हमेशा जो है रेगुलर पेमेंट करते रहोगे और जो आपकी पेमेंट है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे आपने SIP करी है ना, तो अगर आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है तो आप कभी 500 रुपये डाल रहे हो, कभी 1000 रुपये डाल रहे हो, या फिर वो आप एक सिस्टमेटिक वे में भी डाल रहे हो, चलो आप 5-5 हज़ार रुपये हर महीने या हर साल डाल रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक रेगुलर वे में आप क्या कर रहे हो, अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं SIP के अकॉर्डिंग, या फिर हम कभी थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, कभी ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, तो ये सब जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस सबको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। तो इस सबको कैलकुलेट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो हमारा क्या फंक्शन है, वो हमारा सबसे आसान तरीका है हमारा XIRR फंक्शन। तो इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इर्रेगुलर जो पेमेंट्स हम करते हैं ना, इर्रेगुलर तरीके में जो भी हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो डिविडेंड जो है जो हमें कैलकुलेट होकर मिलेगा, वो हमारा XIRR फंक्शन से अच्छे से और ज़्यादा आसान तरीके से जो है वो हमें मिल जाता है। तो अब देखो ये जो हमारा XIRR फंक्शन है, यहाँ अपना MS Excel में या ओपन ऑफिस या फिर और भी जो हमारे पास होते हैं जिनमें हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, यानी कि जो हमें एग्जांपल शो करे गए हैं, वो किसके एग्जांपल शो करे गए हैं, MS Excel में। जो हमें एग्जांपल दिए हैं बुक में वो MS Excel के हैं। तो देखो पहले तो हम अपना ये रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी अच्छे से बता दूंगी। देखो पहले तो यहाँ पे लिख रखा है सेम चीज़, और उसी को यहाँ एग्जाम्पल में शो कर रखा है, मतलब कि करना किस तरह से है वो यहाँ पे आपको इसमें दिखा रखा है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं इसे 1 मिनट बस, तो मैं जो हूँ ये आपको पूरा रीड करके दिखा दूंगी,
बता दूंगी आपको, समझा दूंगी। और फिर ये जो मैं एग्जांपल में पूरा शो करके दिखाया है कि किस तरह से करते हैं सारी चीज़ें, वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब क्या दे रखा है, ये क्या चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको सारा अच्छे से समझा दूंगी। बस आपको आराम से बैठ के वीडियो को देखना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम खाते हैं कैलकुलेटिंग ऑफ रिटर्न यूजिंग XIRR फंक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बोला है कि जैसे कि हम XIRR फंक्शन से हम अपना रिटर्न जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पे फंक्शन जो है XIRR ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखो, सपोज एन इन्वेस्टर बॉट 1000 यूनिट इन द डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ऑफ अ स्कीम ऑन January 15, 2011 when the NAV was rupees 14 per unit. On July 1, 2011 the scheme distributed a dividend of rupees 2 per unit. Another dividend of rupees 1.50 per unit was distributed on December 10, 2011. The investor exited the scheme on February 1, 2012 when the NAV was rupees 15 per unit. The applicable exit load was 1%. अच्छा ठीक, अब मैंने इतना सारा पढ़ दिया और आपको समझ में कुछ भी नहीं आया, है ना। आई नो, मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझती हूँ कि किसको क्या समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। ये इतना सारा जो पैसा वैसा तारीख वारीख पढ़ के बच्चों को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि क्या लिखा है। तो देखो, सेकंड में हमें क्या दिया है, the repurchase price is rupees 15 minus 1%, that is rupees 14.85 per unit. Having bought the units at rupees 14 per unit, a capital gain of rupees 0.85 per unit is earned. The investor has also received dividend twice during the investment holding period. The cash flows and compounded return can be calculated as shown in table 6.1. The cash flow are shown from the investor point of view, therefore purchase is shown as negative cash flow, dividend and repurchase are positive cash flow, ठीक है। अभी हमें यहाँ 6.1 में टेबल में हमें क्या दिया, XIRR कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट परचेज। तो हमें देखो क्या दे रखा है कि जैसे हमारा एक इन्वेस्टर है, सपोज करो कि उसने क्या किया, उसने जनवरी 15 यानी कि 15 जनवरी 2011 में क्या किया, अपनी 1000 यूनिट्स खरीदी। अब जरा अपना पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ। मेरा पेन आने में इतनी दिक्कत करता है ना, क्या बताऊँ तुम लोगों को मैं। चलो ठीक है, आ गया मेरा पेन अच्छे से। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है एक मिनट बस, जब पेन की ज़रूरत होती है तब पेन चलता नहीं है और बेकार में से चलता रहेगा। देखो क्या बोला है, मैं सपोज कि हमारा जो इन्वेस्टर है उसने क्या करा, 1000 यूनिट जो है ऑन December 15, 2011 में खरीदी, यानी कि 15 जनवरी 2011 में हमारे इन्वेस्टर ने 1000 यूनिट्स जो है वो खरीदी। अब उस पर 1000 यूनिट जब उसने खरीदी तो जैसे कि हमें पता है NAV जो कि हम 10th और 11th में हमने पूरी तरह से पढ़ा है। तो यहाँ पे उसका NAV कितना है, उसका NAV है रुपीज़ 14 पर यूनिट, यानी कि उसे NAV मिला, NAV मिला उसे कितने का, उसका जो NAV है वो कितने का है, 14 रुपये का है। अब देखो ऑन जुलाई 1 यानी कि 1 जुलाई 2011 में उसकी जो स्कीम थी उस पर उसे डिविडेंड मिला कितने रुपए का, 2 रुपये का। यानी कि आप ध्यान से देना कि उसके पास टोटल यूनिट कितनी थी, टोटल यूनिट थी उसके पास 1000, उसे डिविडेंड कितने का मिला, 2 पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट पे 2 रुपये का उसे डिविडेंड मिला, यानी कि टोटल डिविडेंड कितना हो गया, 2000 का, है ना। अब देखो इतनी सी बात तो समझ ही सकते हो कि उसके पास टोटल 1000 यूनिट थी, थोड़ा ब्लर आएगा बट समझ लेना, उसके पास टोटल 1000 यूनिट्स थी, है ना। अब 1 यूनिट का उसे कितना रुपये मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, तो 1000 यूनिट्स का कितना मिलेगा, 1000 × 2 यानी कि 2000 रुपये मिलेंगे 2 के, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा सा ब्लर है, क्या कर सकते हैं पर ऐसे समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो अगर हम आगे बात करें तो उसका डिविडेंड हमें पता चल गया। अब अनदर डिविडेंड, अब उसे दोबारा डिविडेंड मिला है कितने रुपए का, 1.50 पर यूनिट, यानी कि अब पहले उसे कितने का मिला था, 2 रुपये का मिला था। अब जो उसे डिविडेंड मिला है वो मिला है 1.5 रुपीज़ का, यानी कि 1 यूनिट पे उसे कितने का मिला, 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है। ये उसका सेकंड डिविडेंड उसे यहाँ पे मिला है। पहला डिविडेंड 2 रुपये का था, सेकंड डिविडेंड उसका 1.50 का है। अब देखो, और ये डिविडेंड कब मिला है इसे, December 10, 2011, यानी कि पहला डिविडेंड जो मिला था वो उसे मिला था 1 जुलाई 2011 को, दूसरा डिविडेंड मिला उसे 10 दिसंबर 2011 को। अब क्या किया, इन्वेस्टर ने जो है स्कीम से एग्जिट हो गया वो, यानी कि उसने स्कीम
यहाँ पे अपनी एग्जिट ले लिया स्कीम से, अब उसे और नहीं करना। तो वो 1 फरवरी 2012 में उसने क्या किया, स्कीम से वो एग्जिट ले लिया। और जो है व्हेन द नेव वाज ₹15 पर यूनिट द एप्लीकेबल एग्जिट लोड वाज 1%। अब देखो जब उसने एग्जिट लिया तो हमारा नेव कितने का था, हम जो हमारा नेव था वो ₹15 पर यूनिट हो गया। पहले कितना था, ₹14 पर यूनिट। अब देखो अब हम थोड़ा सा टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। टेबल ब्लर है, पता नहीं आपकी बुक्स में कैसी है, क्लियर है या नहीं, बट मेरे PDF में ब्लर आई है। देखो अब मुझे पता नहीं आपकी बुक्स में क्लियर है पूरा ये टेबल या फिर नहीं, बट मेरे PDF में मुझे ब्लर ही मिला। मैं साइट पे गई थी उनकी, मैंने लिंक भी चेक करी तो वहाँ पे ब्लर ही था। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना XIRR कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे पूरी डेट्स दे रखी हैं, सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, अब देखो लिखने से इतना ज़्यादा समझ नहीं आता जितना मतलब देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको टेबल ही पूरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पर्टिकुलर सारी डेट्स हमें दे रखी हैं, सारी यूनिट्स हमें दे रखी हैं, किस वैल्यू पे थी वो भी दे रखा है, और जो हमारा बहुत गंदा हो गया, और जो हमारा वैल्यू आई है रुपीज़ में वो भी दे रखी है, और जो हमें कितनी यूनिट्स थी ये भी हमें सारा दे रखा है। तो देखो मैं सारा आपको कैलकुलेट करके मतलब समझा के दिखा देती हूँ, कैलकुलेट थोड़ी ना करना है मुझे। देखो यहाँ ध्यान दो, पहले में क्या दिया है, प्लीज़ थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा टाइम वेट करो, आपको ये टेबल से पूरा सब समझ में आ जाएगा। बस कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कंफ्यूज नहीं होना सच में। देखो पहला हमें क्या हुआ, सबसे पहले जो है इन्वेस्टर ने अपनी यूनिट्स खरीदी। तो देखो यूनिट्स तो उसकी 1000 ही हैं सारे टाइम, उसने ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कुछ यूनिट्स एक्स्ट्रा खरीदी हैं या उसने कुछ यूनिट्स अपनी बेच दिए, नहीं। उसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 1000। तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई कि उसकी यूनिट्स कितनी है, 1000। अब उसने क्या किया, कब यूनिट्स खरीदी थी, 15 जनवरी 2011, यानी कि 11 में क्या किया, 2011 में उसने क्या किया, अपनी यूनिट्स खरीदी। कितनी, 1000 यूनिट्स। इस टाइम पे जो हमारा नेव था वो कितना था, ₹14 का। अब जो हमारी वैल्यू आई ये आई माइनस की 14.00 है क्या ये, एक मिनट में रब करके, नहीं 14,000 है ये, अच्छा ठीक है। हमारा नेव कितना था, अब ध्यान देना, हमारा नेव, पेन ले लेती हूँ मैं, हमारा नेव था ₹14 पर यूनिट। हमारे पर यूनिट है ये, पर यूनिट है ना, ये यू मतलब यूनिट है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी थी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 1000। अब इन सब का अगर हम नेव कैलकुलेट करें तो 14,000 आ गया ना, यानी कि 14K। मैं क्लीन कर देती हूँ पहले सारा। अब देखो हमारे पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना अब आप लोग, ठीक है। हमारे पास पहले 1000 यूनिट्स थी, अब इन पे हमें नेव मिला ₹14 का। अब यानी कि हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं, तो 1 यूनिट में वो मिला है ना हमें, 1 यूनिट का नेव कितना है, ₹14। तो 1000 यूनिट का कितना हो गया, 14 × 1000 है ना, यानी कि टोटल आपका नेव क्या हो गया, 14,000 का है। यानी कि वैल्यू आपकी क्या आ गई, टोटल 14,000 यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं क्लीन करके मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो अब यहाँ पे जो है हमारा जो यूनिट्स है वो ₹1000 हैं, हमारी वैल्यू क्या है, ₹14 की, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का 14,000। अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि ये यहाँ पे माइनस क्यों आया। माइनस इसलिए आया, देयरफॉर परचेज इज शोन एज नेगेटिव। देखो जो हमारा कैश फ्लो है, ये सारी चीज़ें हम किसके पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं कि इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसने इतनी यूनिट्स खरीदी, इतना डिविडेंड मिला, ये हुआ वो हुआ। तो ये सारा व्यू हम किसका दे रहे हैं, इन्वेस्टर का बता रहे हैं ना, कि इन्वेस्टर के तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे सारा व्यू किसका, इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देयरफॉर परचेज इज शोन एंड नेगेटिव कैश, यानी कि अब जब भी इन्वेस्टर कोई चीज़ खरीदेगा तो वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। और जब भी इन्वेस्टर को कोई चीज़ मिलेगी, यानी कि डिविडेंड मिलेगा या फिर कोई और प्रॉफिट रिटर्न गेन होगा, तो ये सारी चीज़ें हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यानी कि जब भी जो इन्वेस्टर, आप ऐसा समझो, जब भी आपका पैसा जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, जब भी आपको पैसा मिलेगा तो वो पॉजिटिव होगा। इस तरह से आपने क्या है अच्छे से समझ सकते हो। समझो आप इन्वेस्टर हो, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि आपने ₹1000 की समझ लो, आपने जितने भी रुपए की जो है आपने यूनिट्स खरीदी, आपको 1000 यूनिट्स मिली। तो 1000 यूनिट फ्री में नहीं मिली ना, आपने उन्हें इन्वेस्ट किया, यानी कि आपने अपना पैसा दिया। तो दिया तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिला, यानी कि जैसे आपको डिविडेंड मिला ₹2 का, ₹2 पर यूनिट है ना, तो जो डिविडेंड मिला वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। जब भी नेगेटिव है तो यानी कि आपकी जेब से पैसा गया है, जब भी पॉजिटिव है तो आपकी जेब में पैसा आया है। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो यानी कि जब उसने 1000 यूनिट्स खरीदी तो उसका यहाँ पे जो नेव की जो वैल्यू आई वो आ गई -14,000। अब देखो 1 जुलाई 2011 में जो उसे डिविडेंड मिला था, मैंने आपको बताया था ना डिविडेंड मिला था, पूरी टेबल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अगर आप टेबल नहीं पढ़ते हो
मतलब सिर्फ इसे पढ़ लेते हो और टेबल नहीं समझते तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको अच्छे समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको टेबल ही समझा देती हूँ, क्योंकि टेबल से आपकी जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने 1 जुलाई 2011 में क्या किया, उसे डिविडेंड मिला, यानी कि 1 यूनिट पर 2 रुपये का डिविडेंड। टोटल यूनिट कितनी थी, 1000, यानी कि टोटल 2000 रुपये का यहाँ पे उसे क्या मिला, डिविडेंड मिला। तो यहाँ पे सरल से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे हमें 2000 वैल्यू भी दे रखी है। अब देखो 10 दिसंबर 2011 में उसे दोबारा से डिविडेंड मिला था, बट जो डिविडेंड था वो क्या था, थोड़ा सा कम मिला था। वो कितना मिला था, 1.5 का, 1 यूनिट पर 1.5 का, यानी कि 1000 यूनिट पर कितना हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू भी दे रखी है, ये रही हमारी 1500 रुपये की वैल्यू। अब देखो 1 फरवरी 2012 में यूनिट सोल्ड बाय इन्वेस्टर, यानी कि यूनिट जो इन्वेस्टर था उसने क्या कर दिया था, वो एग्जिट हो गया था। तो एग्जिट कैसे हुआ, उसने अपनी सारी की सारी जो यूनिट्स थी वो बेच दी, तभी तो वो एग्जिट हुआ। तो जब उसने अपनी जो भी पैसा था, जो भी उसकी यूनिट्स थी वो सब उसने बेच दिया और पैसा ले लिया। तो अब जब उसे पैसा मिला तो पॉजिटिव में आएगा। तो अब इस सब को यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बता रखा है ना, ये देखो, द रीपरचेज प्राइस इज ₹15 माइनस 1%, दैट इज ₹14.85, यानी कि जब उसने क्या किया, बेच दिया ये सारा चीज़ें, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू देखो 14.85 है, 14.85। अब उसकी टोटल जो उसकी वो थी, क्या बोलते हैं, टोटल जो उसका यूनिट्स थी वो 1000 थी। तो 14.85 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी कितनी, वो आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 14,850, यानी कि अब जो इन्वेस्टर था पहले उसने खरीदा 1000 यूनिट, 14,000 का उसे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस 14,000 का यहाँ पे उसकी वैल्यू आई। दूसरा टाइम क्या हुआ, उसने 1 जुलाई को अपने यूनिट्स 1000 यूनिट्स पे डिविडेंड लिया 2000 रुपये का। फिर तीसरी बार में उसे डिविडेंड मिला 1500 रुपये का। अब चौथी बार में क्या किया, उसने अपना स्कीम से एग्जिट ले लिया और उसने सारी अपनी जो यूनिट्स हैं वो बेच दी और उसे कितने पैसे मिले, 14,850। अब यहाँ पे हमने XIRR कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो XIRR कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका होता है, यहाँ पे आपको टेबल में इन्होंने शो नहीं कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले टेबल देख लेते हैं, फिर मैं आपको साइड में शो कर दूँगी। देखो ये जो आपकी वैल्यू है, ये ना, इस पूरे टोटल को आपको क्या करना है, ये जो आपकी रेंज है इससे यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है, तो आपकी XIRR वैल्यू आ जाएगी। अब देखो MS Excel जो होता है, अगर आप उसमें करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, या फिर जो आपके टीचर्स हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना, जहाँ पे आप F में पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर्स तो पक्का होंगे, ऐसा तो है नहीं बिना कंप्यूटर्स के आप पढ़ते हो। अगर कंप्यूटर्स नहीं आता, आप अपने टीचर को बोलो कि मैम हमें चाहिए, तभी हम इसे करना सीख पाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं इसे पहले इरेज करती हूँ। देखो ये आपकी क्या है, टोटल वैल्यू है, इस सबको ऐड करो। जब आप MS Excel में करोगे ना, तो आप रेंज यहाँ पे देखो, जैसे ABCDE है, तो E2 से लेके यहाँ पे आप कहाँ पहुँचना है, E6 तक। तो यहाँ पे E2 is to E6, देखो इस तरह से आ जाएगा, अरे पेन, E2 is to E6 डिवाइडेड बाय, यानी कि इस तरह का जो स्लैश होता है वो E2 रेंज E6, यहाँ से लेके ये जो आपकी डेट्स हैं, ये डेट्स आपको यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करनी है। जैसे कि ये A में आ रहा है डेट्स, तो आप यहाँ पे A से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि A, ये रहा हमारा A2 A3, अच्छा मैंने 2 ले लिया क्या, यहाँ पे ये 3 से है, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे E3 से आएगा, E3 is to E6, इस तरह से डिवाइडेड बाय में A3 is to A6, इस तरह से आप यहाँ क्या कर सकते हो, अपना जो MS Excel में अपना XIRR को यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा देखो यहाँ पे दिया भी है आपको, ये देखो XIRR कैसे कैलकुलेट करना है। XIRR कैसे कैलकुलेट होता है, XIRR के लिए जो हमारा E3 है, देखो E3 हमारा ये है, अब E क्या है, देखो E ये है, तो ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो ये आप प्लीज़ समझने की कोशिश करना, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको वहीं पे आपके क्लियर कर दूंगी। देखो E हमारी ये है, हमें ये वैल्यू चाहिए, तो E, अब E कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए ना, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये है 3 वाली, यानी कि E3। अब टोटल रेंज चाहिए हमें, तो यहाँ तक चाहिए ना, तो ये E की वैल्यू है, E में कहाँ तक है, ये 6 तक। तो E3 से लेके, ध्यान से देखना, E3 से लेके E6 तक, तो E3 is to E6, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हो, आपको यहाँ पे स्लैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो इस तरह से। इसके आपने लिखा E3 is to E6, ओहो E6 लिखना है, सॉरी, यहाँ पे लिख लोगे E6 कॉमा
इस तरह से ब्रैकेट बंद करके आप क्या कर सकते हो, कोमा लगा सकते हो। अब देखो कोमा आपको क्यों चाहिए, आपको डेट के लिए चाहिए। कोमा आप यहाँ पे लगाओगे, मेरा कोमा बोल दिया क्या अच्छा कोमा नहीं, कोमा कुछ और होता है, कॉमा कॉमा, ठीक है। अब आपको डेट चाहिए, तो डेट आपकी ए सेक्शन में आ रही है, यहाँ ध्यान दो, ए वाले उसमें आ रही है, तो ए में आपकी डेट्स आ रही है ना, तो आप यहाँ से क्या करोगे, ए लोगे, ए को चूज करोगे। अब ए कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से, 15 जनवरी से आपने ये सब शुरू किया है, तो A3 यहाँ पे आप लगा दोगे, A3 आपकी ए कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है, तो A6। अब आपको कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वैल्यू डालनी है अपने MS एक्सेल में, और बाकी सारा आप जो आपका जो XIRR है वो खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, और वो कितना आएगा 32.34%, ठीक है। ये आपको खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, आपको सिर्फ रेंज डालनी होती है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे हमें क्या है, एक एवरेज बता दिया जाता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है उसने जैसे कि अपना पैसा इन्वेस्ट किया अगर, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, यानी कि अब उसे कितना रिटर्न मिला, उसका एक एवरेज यहाँ पे आपको पता चल जाएगा XIRR फंक्शन के थ्रू। अभी हमने XIRR फंक्शन क्यों लिया है, मतलब हमें यहाँ पे कुछ और क्यों नहीं चूज़ किया, हमने CAGR क्यों नहीं यूज़ किया, ये वाले जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो CAGR हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक ही बार में आपने अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो आप क्या यूज़ करोगे, CAGR। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट में नहीं, आप पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, एक एक महीने में कर रहे हो, एक 3-3 महीने में कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, सेमी ईयरली कर रहे हो, या फिर एनुअली कर रहे हो, एक साल में कर रहे हो, इस तरह से जब आप पीरियोडिकली अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका जो रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे वो किससे करेंगे, XIRR से। लेकिन अगर आप एक ही बार में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो लमसम अमाउंट, तो आप उसे किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो उसे आप कैलकुलेट करोगे CAGR से। तो आई होप आपको समझ में आएगी, ये टेबल भी समझ में आ गया होगा, और आप XIRR और CAGR को कहाँ पे यूज़ करोगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको पक्का सच में क्लियर कर दूँगी। आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा या फिर क्या करें क्या ना करें, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हो जो भी आपका क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखो पहले तो हमने अपना XIRR कैलकुलेट कर लिया कि अगर आपका क्या है, यूनिट्स हमने ना तो बेची हैं ना खरीदी हैं, हमने एक ही बार में 1000 यूनिट्स खरीदी और फिर बाद में हमने क्या किया, अपना यूनिट को यानी जो अपनी स्कीम थी वो एग्जिट कर दी। दूसरा में क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न विद एडिशनल परचेज यूजिंग XIRR फंक्शन, कि सोचो क्या आप अपने इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, अब आपने पहले 1000 यूनिट खरीदी, अब कुछ टाइम बाद आपको थोड़ा और पैसा आया, आपको इन्वेस्ट करने का मन है, तो आपने 100 यूनिट्स या 200 यूनिट्स आपने दोबारा खरीद ली। तो इस तरह से हम XIRR इस वाली केस में, इस वाले सिचुएशन में हम XIRR को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या दिया है, अब मैं आपको देख के बता देती हूँ। देखो अगर आपको प्लीज़ थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड में साउंड आता है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोल रखा है, लेकिन गली के कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला मचा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो मैं उनकी पिटाई तो कर नहीं सकती ना, कि चलो तुम्हारी पिटाई करती हूँ, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ताकि हाँ मतलब आप प्लीज़ समझ जाइएगा ना, इतनी कुछ वो नहीं है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे अपना पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न विद एडिशनल परचेज यूजिंग XIRR फंक्शन। अब देखो हमने क्या किया, पहले हमारे पास 1000 यूनिट्स थी, है ना, ये बात तो हमें अच्छे से अब समझ में आ गई है। अब हमने क्या किया, इसमें 500 यूनिट्स और ख़रीद ली, यानी कि हमने क्या किया, एडिशनल परचेज किया। इस सबको साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सपोज द इन्वेस्टर बॉट अनदर 500 यूनिट्स ऑन September 15, 2011 एट ₹13 per unit. The investor sold only 1000 unit on February 1, 2012. The revised calculation is shown in table 6.2. The second dividend is earned on 1500 units. The balance 500 units that the investor hold on February 1, 2012 is also shown at its realizable value नेट ऑफ एग्जिट लोड। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोला है कि जो हमारा इन्वेस्टर था, देखो शुरू से मैं आपको पूरा केस बताती हूँ। केस 1 तो अच्छे से लिखा नहीं जाता मुझसे। केस 1 में हमें क्या बोला था, ये हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में बोला था कि हमारा जो इन्वेस्टर है उसके पास 1000 यूनिट है, ठीक है, ये उसने खरीदी थी। सेकेंड केस में क्या हुआ, अब उसने इन्हीं 1000 यूनिट्स में, हमारी 1000 यूनिट पहले थी, अब इसने उसमें ऐड कर लिया 500 यूनिट्स और, यानी कि पहले उसके पास सिर्फ 1000 यूनिट्स थी, अब उसके पास टोटल कितनी है, 1500 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ये वाला केस तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसके पास अब कितनी यूनिट्स हैं। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना। देखो सपोज क्या कि हमारा जो इन्वेस्टर है उसने 500 यूनिट्स और खरीद ली। कब खरीद ली, उसने खरीद ली 15 सितंबर, अरे मार करनी
15 सितंबर 2011 में उसने क्या किया, अपनी जो 500 यूनिट्स हैं वो उसने और ख़रीद ली। अब देखो कब खरीदी, एट ₹13 पर यूनिट। कितने प्राइस पे खरीदी, 13 पर यूनिट। पहले कितने पे खरीदी थी, 14 पे, पहले 14 पे खरीदी थी ना। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ, उसका नेव कितना था, 14 का था। अब कितने पे खरीदी है, 13 पर, ₹13 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट का कितना रुपया, 13, यानी कि 500 का कितना हो जाएगा, 500 इंटू 13 कर दो। ओहो इरेजर थोड़ी नहीं है, 500 इंटू 13 कर दो, यानी कि 5 इंटू 13 क्या होता है, 65, यानी कि 6,500 रुपीज़ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं टेबल आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे हमारा XIR ऑन एडिशनल परचेज। अब यहाँ पे हमें अपना XIR को ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एडिशनल परचेज पहले सिर्फ 1000 रुपये में थी, अब हमने क्या किया, अब हमने 500 यूनिट्स और खरीद ली, यानी कि हमने क्या किया, अपने यूनिट्स में एडिशन किया। तो अब ये एडिशन जो हमने किया है, क्या इसमें XIR पे कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर सेम तरह से ही कैलकुलेट होता है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, अपनी टेबल खोल लेते हैं। ये देखो टेबल ब्लर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पता नहीं क्यों बुक में साफ़ नहीं दी है या फिर PDF में क्लियर नहीं आई है, मुझे नहीं पता, पर ठीक है चलो, इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो दिखता ही है हम लोगों को। ठीक है, और नहीं भी दिखता तो मैं तो बोल ही रही हूँ। ठीक है ना दो। हमारे पास सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था हमारे पास कि ओहो पेन, 15 जनवरी को क्या किया, हमने 1000 यूनिट्स खरीदी, ये हमें दे रखा है। नेव हमारा कितना आया, -14,000 का। 1 जुलाई को क्या हुआ, हमने 1000 यूनिट पे हमें डिविडेंड मिला, 1 यूनिट पे 2 रुपये का डिविडेंड, यानी कि 1000 यूनिट पे 2000 रुपये का डिविडेंड। अब देखो जब पैसा आएगा तो पॉजिटिव, जब पैसा जाएगा तो नेगेटिव, ये बात आपको समझ में आ गई। अब 13 में क्या दिया है, 15 सितंबर 2011, 15 सितंबर को क्या हुआ, हमने देखो इसमें दिया है ना, ओहो हमने क्या किया, 15 सितंबर को, यहाँ पे ध्यान दो, 15 सितंबर को हमने क्या किया, 13 रुपये में यहाँ पे क्या किया, अपनी 500 यूनिट्स और ऐड कर ली, एक यूनिट हमने 13 रुपये में ख़रीद ली। तो अब देखो 15 सितंबर 2011 में क्या हुआ कि हमने 500 यूनिट्स और ख़रीद ली। अब देखो जब खरीदी है तो जेब से पैसा गया है, तो यानी कि -6,500 रुपीज़ यहाँ पे हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे एक यूनिट की वैल्यू क्या थी, 13 रुपये, टोटल यूनिट है हमारे पास 500, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,500 हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। अब देखो 10 दिसंबर 2011 को क्या हुआ, हमें क्या मिला था, डिविडेंड मिला था 1.5 रुपये का, एक यूनिट पे 1.5 का, यानी कि अब टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट है हमारे पास 1500, तो 1500 इंटू 1.50 करेंगे तो 2250 यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू। अब डिविडेंड मिला है, पैसा आया है तो पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो क्या हुआ, 1 फरवरी को हमने क्या किया, जो हमारा इन्वेस्टर था उसने सारी की सारी जो अपनी यूनिट्स हैं वो उसने क्या कर दी, सोल्ड कर दी। यूनिट सोल्ड बाय इन्वेस्टर, उसने अपनी सारी यूनिट्स जो है बेच दी, सॉरी सारी नहीं, जो 1000 यूनिट्स हैं वो उसने बेच दी, माफ़ करना मुझसे गलती हो गई, उसने सारी यूनिट्स नहीं बेची, उसने सिर्फ अपनी 1000 यूनिट्स बेची। 1000 यूनिट्स बेची तो उसने देखो, अब जब बेची थी तो हमें टेबल 1 में ही बता रखा था, टेबल 1 में ही हमें बता रखा था कि 14.85 के प्राइस पर उसने अपनी एक यूनिट बेची। टेबल 1 में ही बताया था हमने, है ना। तो उसने अपनी एक यूनिट कितने रुपए में बेची, 14.85 में। तो 1000 यूनिट कितने में बेची, उसकी बेची गई उसकी 14,850 रुपीज़ में। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे अब पैसा, अब देखो उसने बेचा है तो पैसा तो मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब देखो 1 फरवरी 2012 में अब उसके पास बची कितनी, क्योंकि 1000 उसने बेच दी, यूनिट्स रिटेन्ड बाय इन्वेस्टर, यानी कि अब जो उसके पास यूनिट बची वो कितनी है, 500 यूनिट। तो अब देखो उसने बेची कितनी थी, बेची कितने प्राइस पे थी, 14.85 रुपीज़ पे एक यूनिट को। तो जो एक यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 14.85 रुपये, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 बॉटल हैं, आपने एक बोतल को, सारी एक ही बोतल है ना, एक ही मतलब शेप, साइज़, कलर, सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही बॉटल है, वो मतलब पूरी तरह से एक ही सेट है। अब आपने उस सेट में से एक बॉटल को आपने 20 रुपये में बेचा, तो दूसरी वाली को ऐसा तो होगा नहीं 50 में बेच दोगे। अगर सारी चीज़ें सेम हैं तो आप सेम चीज़ को सेम प्राइस पे ही तो बेचते हो। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 14.85 रुपीज़ है, तो जो बाकी के बचे हुए 500 यूनिट्स हैं उनकी भी एक एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 14.85। तो अब देखो, अब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो उसके पास 500 यूनिट्स बची हैं उसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14.85। तो अब जो 500 यूनिट बची उन्हें 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.85 से, यानी कि 7,425 रुपये अभी भी क्या है उसके पास हैं। क्यों उसके पास कैसे हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी यूनिट्स नहीं बेची, उसने 500 यूनिट्स बेची, तो उसके पास अभी भी पैसे यूनिट्स हैं, और यूनिट्स हैं तो मतलब अगर वो उन्हें बेचना चाहेगा तो वो इस वैल्यू की हो रही हैं। ठीक है, ओहो इस वैल्यू पे आ रही है।
अब देखो यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। अब देखो हमें XIRR कैसे कैलकुलेट करना है, अभी भी इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि आप चाहे एडिशन करो, आप चाहे अपने यूनिट्स को बेच दो, आप चाहे यूनिट्स को 4 बार खरीदो, 5 बार खरीदो, एक भी बार मत खरीदो, एक ही बार में खरीद लो, चाहे आप कुछ भी करो, आपका XIRR कैलकुलेट करने का तरीका, आपका फॉर्मेट कम्प्लीटली सेम है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी वैल्यू लेनी है और आपको अपनी डेट लेनी है, और दोनों को यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन में, यानी कि अपने MS एक्सेल के फंक्शन में आपको डाल देना है। आपका MS एक्सेल जो है खुद ही आपको XIRR कैलकुलेट करके दे देगा। देखो अब आपकी वैल्यू हमारे ई सेक्शन में है, तो वैल्यू हमें क्या करना है, ई। अब ई हमारा वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, देखो 14,000 माइनस 14,000, ये 11 से शुरू हो रहा है, यानी कि E11 इज़ टू, यानी कि ये जो रेशो हम बिंदी से लगाते हैं ना ऐसे करके, इसकी बात कर रही हूँ, क्या पता किसी को ना बताओ तो। E11 इज़ टू, अब देखो अब आपको क्या लेनी है, अपनी डेट लेनी है, तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। अब देखो डेट आपकी कौन से सेक्शन में है, ए सेक्शन में है। अरे एक मिनट, पूरा नहीं लिया हमने, E11 पे ही रुक गए। E11 के बाद E11 पे शुरू होता है, ख़त्म कहाँ होता है, E16 पे, क्योंकि E वैल्यू तो यहाँ है ना, तो E11 से लेके E16 तक, ठीक है। कॉमा लगाओगे और फिर क्या करोगे, अब अपनी डेट्स लोगे। डेट ए सेक्शन में आ रही है, ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 11 से कहाँ तक जा रहा है, 16 तक, तो A11 इज़ टू A16 पूरा आ जाए एक बार में, ठीक है। और फिर आप ब्रैकेट को क्या कर दोगे, क्लोज। इस तरह से जो है आपका XIRR कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, अपनी डेट डालनी है, डेट डालिए आपने सारी जो भी डेट्स हैं, डेट डालने के बाद आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स डालनी है कि पहले आपके पास 1000 यूनिट्स थी, फिर आपने 500 यूनिट और ख़रीदी, टोटल मिला के 1500 हो गई, फिर 1500 में से आपने 1000 यूनिट्स अपनी बेच दी, फिर आपके पास 500 यूनिट्स बची, ये आपने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब उनकी वैल्यू बतानी है कि आपकी एक एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। एक यूनिट की वैल्यू बताने के बाद टोटल वैल्यू बता दो कि आपकी सारी टोटल वैल्यू कितनी है। अब XIRR कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिख रखा है, देखो इतने अच्छे से, कि जहाँ से E शुरू हो रहा है, यहाँ 11 से शुरू हो रहा है, और E जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, E हमारा 16 पे ख़त्म हो रहा है, ध्यान दो, E11 से शुरू होता है, इतना गंदा काम। E देखो, E हमारा 11 से शुरू हो रहा है और E हमारा 16 पे ख़त्म हो रहा है, कॉमा लगाओ, उसके बाद A को देखो, अपनी डेट डालनी है हमें, A कहाँ से शुरू हो रहा है, 11 से शुरू हो रहा है और 16 पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद MS एक्सेल खुद ही आपको अपना XIRR कैलकुलेट करके दे देगा, कितना, 38.58%। ये आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया, कि आपका जो रिटर्न है, जो बन रहा है रिटर्न आपका, कि आपने जैसे पहले आपके पास 1000 यूनिट्स थी, अब आपने 500 यूनिट्स और ख़रीदी, अब वो क्या हो गया, अब टोटल 1500 यूनिट्स हो गई, 1500 में से आपने 1000 यूनिट अपनी बेच दी, अब 1000 यूनिट बेचने के बाद जो आपके पास 500 यूनिट बची, अब ये सारा जो आपने तामझाम किया है, इस सब का जो रिटर्न आपको जनरेट हो रहा है वो कितने परसेंट पे हो रहा है, वो आपका जो परसेंटेज रिटर्न है वो क्या है, 38.58% का आपका यहाँ पे रिटर्न जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या हैं, इस तरह से अपना जो XIRR है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका रिटर्न किस तरह से बन रहा है। तो देखो आपका जो टेबल 1 थी कहाँ गई, टेबल 1 में आपका क्या था, देखो मैं आपको दोबारा से एक बार जल्दी से रिकैप करा देती हूँ कि टेबल 1 में क्या था कि आपके पास 1000 यूनिट्स थी। देखो मैं आपको साफ साफ ना कहीं लिख के दिखा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम अपना पेन ले लेती हूँ और शुरू से सारा लिख के दिखाती हूँ ताकि बिल्कुल भी आप लोग कन्फ्यूज़ ना रहो। आपने क्या किया, आपने केस 1 में, देखो थोड़ा ब्लर आएगा, प्लीज़ 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 समझने की कोशिश करना। आपका जो फर्स्ट केस है, पहले मैं इसे फर्स्ट केस लिख देती हूँ। फर्स्ट केस में क्या था, आपके पास टोटल 1000 यूनिट्स थी, ठीक है, और आपने एक पर्टिकुलर डेट पे इन 1000 यूनिट्स को ख़रीदा और पर्टिकुलर डेट पे आपने क्या किया, 1000 यूनिट्स को बेच दिया। तो आपने यहाँ पे ना तो कोई एडिशन किया यूनिट्स में, ना आपने कोई यूनिट खरीदी, ना कोई आपने बीच में ली, ना किसी को दी। आपने शुरुआत में अपनी यूनिट्स खरीदी और जब आपका मन किया स्कीम को ख़त्म करने का, आपने यूनिट्स बेच दी। तो यहाँ पे आपने कैसे XIRR कैलकुलेट किया, XIRR आपने कैलकुलेट किया, आपका E यानी कि जो आपका पैसा है वो आपका कहाँ से शुरू हो रहा था, मैं टेबल देख लेती हूँ। आपका E शुरू होता है 3 से और ख़त्म होता है 6 पे, और A आपका 3 से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका जो है E3 इज़ टू E6, कोमा लगाओगे, A3 इज़ टू A6, ब्रैकेट को आपका क्या कर दोगे, बंद। तो आपका जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल वो आपको क्या कर देगा, आपका जो है वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे देगा 32.34।
32.34% का आपका क्या आ जाएगा, रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, पहला वाला टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब जो हमारी सेकंड वाली टेबल है उसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा सी चीज़ें ऐड करी हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ साइड में आ जाए वापस से, 1 मिनट बस आपको अच्छे सा पेज दे दूँ, ठीक है। यहाँ देखो, अब आपके पास क्या है, अब आपका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है, आपके पास 1000 यूनिट्स थी, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, 500 यूनिट्स और ऐड कर ली। टोटल आपके पास कितनी हो गई, यहाँ नहीं लिखेंगे टोटल को, टोटल लिखेंगे यहाँ। टोटल आपके पास हो गई 1500 यूनिट्स। अब 1500 यूनिट्स में से आपने क्या किया, 1500 यूनिट्स में से आपने 1000 यूनिट्स बेच दी। आपकी 1000 यूनिट्स तो चली गई। 1 मिनट, इसे करेंगे दूसरे उससे, 1 मिनट बस। ये देखो, अब आपके पास कितनी है, आपके पास 1500 यूनिट्स हैं। ओहो, इसे नहीं लिखना, अभी 1000 यूनिट्स लिखना है। 1500 यूनिट्स में से आपने 1000 यूनिट अपनी बेच दी, तो इसे काट देते हैं कि आपने 1000 यूनिट्स तो बेच दी, है ना। तो अब आपके पास बची कितनी, आपके पास बची सिर्फ 500 यूनिट्स। अब 500 यूनिट्स का जो पैसा है और जो 1000 यूनिट्स पे जो हमारा रिटर्न जनरेट हुआ, वो सब हमें यहाँ पे क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, XIRR कैलकुलेट करने के लिए, XIRR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है। अब देखो, फॉर्मूला तो हमारा चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, चाहे आप अपनी यूनिट्स एक बार में खरीद लो सारी की सारी, चाहे आप 2 बार 3 बार 4 बार खरीदो, कितनी बार भी खरीदो, आपका XIRR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। आपको अपनी ई की वैल्यू देखनी है और फिर आपको अपनी डेट्स देखनी है। तो अब देखो ये बात अच्छे से समझना है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ लगाना है। अगर आपने यूनिट्स खरीदी है, यानी कि आपका पैसा गया है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन लोगे। अगर आपको डिविडेंड मिला है, आपको रिटर्न मिला है, तो यानी कि आपको पैसा मिला है तो आप लोग खुश हो जाते हो तो आपके आसपास क्या रहते हैं, पॉजिटिविटी रहती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो चीज़ों को कि कहाँ पॉजिटिव लगाना है, कहाँ नेगेटिव। अगर पैसा खर्च हो रहा है तो नेगेटिव, पैसा अगर आपको मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब देखो, आपकी वैल्यू क्या है, पहले में -14,000, फिर 2000, फिर -6500, फिर 2500 नहीं 2250, ठीक है, फिर 14,850 और 7,1425। ये आपकी क्या है, टोटल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, अब आप XIRR कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वही तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपका XIRR जब आप MS एक्सेल में करोगे, MS एक्सेल में जब आप करोगे, EXCL, सही स्पेलिंग है ना, हाँ स्पेलिंग तो सही है, पर मैं मिटा देती हूँ, फालतू में मेरी जगह खत्म हो रही है। देखो, आपने टीचर को ज़रूर बोलना कि आपको एक बार ये कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में करके दिखाएं, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, XIRR कैलकुलेट कैसे करोगे, आपका देखो ई वैल्यू आपकी शुरू कहाँ से हो रही है, वैल्यू आपकी शुरू होती है 11 से, देखो है ना, और आपकी ई की वैल्यू खत्म कहाँ हो रही है, 16 पे खत्म हो रही है, और ए की वैल्यू भी 11 से शुरू हो रही है, 16 पे खत्म हो रही है। तो हम यहाँ पे अपना XIRR कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे अपना XIRR लिख सकते हो, E11 = E16, मिटा देती हूँ, पहले अच्छे से दिख नहीं रहा, यहाँ लिखेंगे दोबारा से, E11 = E16, A11 ऑल नहीं है, ये ऑल इज वेल वाला ऑल नहीं है, ये A11 है, A11 = A16। अब यहाँ पे आपका जो XIRR है वो आपका MS एक्सेल आप खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा, और कितना कैलकुलेट करके दिया है, 38.58। ओह शिट, गंदा हो गया, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 38.58 है ना, यस 38.58%। इस तरह से आपका जो XIRR है वो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा XIRR कैलकुलेट करना तो हम सीख गए। अब देखो, अब हम ना आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है हमें, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, CAGR। अब XIRR हमारा किस लिए होता है, SIPs के लिए, यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक वे में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक ही बार में अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे अपना XIRR से रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको अपना रिटर्न कैलकुलेट करना है एक लमसम अमाउंट के लिए, कि आपने एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपका टोटल रिटर्न कितना बन रहा है, तो आप CAGR का यूज़ करोगे। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिस्टमेटिक वे में, आप महीने के महीने पैसा दे रहे हो, 6 महीने में दे रहे हो, 3-3 महीने में दे रहे हो, 1 साल में अपना रेगुलरली अपना पैसा पे कर रहे हो, लमसम अमाउंट नहीं दे रहे, है ना, सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप किस तरह से रिटर्न को कैलकुलेट करोगे, XIRR से। और अगर लमसम अमाउंट है तो CAGR से। तो हमारा CAGR यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है, इसे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है और इसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट CAGR के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, XIRR इज एन easy approach to calculating returns. Indeed, it is widely used in the market. A weakness of the XIRR function is that it assumes that the dividend receipts would have been reinvested at the same XIRR rate. This is a questionable assumption. अच्छा ठीक है। SEBI has therefore stipulated that returns should be calculated assuming that the dividend has been reinvested in the same scheme at the ex-dividend NAV, that is the NAV after every dividend payment, as will be appreciated after every dividend payment the NAV goes down. The calculations therefore call for the ex-dividend NAV after each dividend distributions. ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोला है कि जैसे कि हमें पता है जो हम XIRR कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, एक बहुत ही इजी अप्रोच है, यानी कि बहुत ही आसानी से वो जो है हमें हमारा जो रिटर्न कितना बन रहा है उसका जो कैलकुलेशन है वो हमें करके दे देता है। XIRR मैंने आपको करके दिखाया कि आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को ऐड करना है ना, ई वाली वैल्यूज़ को, E11 वाला मैंने आपको करके दिखाया, E3:E6 मैंने आपको करके दिखाया। तो आपको अपनी ई वाली वैल्यूज़ और अपनी डेट वो सब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपका XIRR बहुत ही इजीली क्या है, कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, ये पूरी मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है XIRR, लेकिन इसकी एक वीकनेस है क्या, कि जो XIRR फंक्शन है ना वो क्या करता है, पहले से ही सोच के रखता है कि जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, अपना जो डिविडेंड है उसे दोबारा री इन्वेस्ट कर देगा। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा जो टेबल वेबल बनी हुई थी उसमें हमने देखा था ना कि जैसे जो 2 रुपये पर यूनिट पे डिविडेंड मिला तो उसने क्या किया, उसे ऐड कर दिया। फिर 1.5 का जो डिविडेंड मिला वो भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसमें क्या है, ये सोचता है XIRR फंक्शन कि जो डिविडेंड है वो जो है इन्वेस्टर उसे री इन्वेस्ट करता रहेगा, कि अगर डिविडेंड आया उसने दोबारा उसी स्कीम में री इन्वेस्ट कर दिया और आगे काम बढ़ा दिया। तो ऐसा हर बार तो नहीं होता ना कि सारे इन्वेस्टर्स अपना री इन्वेस्टमेंट करें अपने डिविडेंड का, लेकिन जो हमारा XIRR है वो यही सोच के हमें अपना जो है रिटर्न जो है कैलकुलेट करके देता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना डिविडेंड री इन्वेस्ट करके ही देगा। तो अब देखो यहीं पे इन्होंने एक इलस्ट्रेशंस भी दे रखा है, देखो इसे पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या दिया है, सपोज मैं अपना पेन ले लेती हूँ, ब्लैक पेन है हमारा, ठीक है। अब कलर चेंज करना है, बहुत देर होगी ब्लैक खेलते खेलते। कौन सा लोगे, ये स्पेक्ट्रम में चलें, ना 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 ना, कौन सा कलर, ये इंडिगो चाहिए, नेवी ब्लू चाहिए, कौन सा चाहिए जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मेरा जहाँ भी हाथ जाएगा ना मैं वही कर दूँगी वन, ये वाला। चलो मैं आँख बंद करके करती हूँ, ठीक है, 1 2 3, ये वाला कलर आया, चलो ठीक है ले लेते हैं। देखो इलिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें क्या दिया है, सपोज इट वॉज ₹12.50 पर यूनिट ऑन July 1, 2011 and ₹13.594 per unit on December 10, 2011. On the original 1,000 units, the investor received a dividend of ₹2 per unit, that is 2,000 on July 1. पहले क्लीन कर लेते, बहुत गंदा हो रहा है, ठीक है। On July 1, 2011, based on reinvestment of dividend, the additional unit the investor would have on July 1, 2011 would be 2,000 divided by 12.50, that is 60 units. अच्छा ठीक है, इसमें मैं क्या बोला है कि जैसे हम XIRR को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, री इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर लेते हैं। तो अब हमें यहीं पे इन्होंने एक एग्जांपल शो करके दिखाया कि किस तरह से सारी चीज़ें होती है। देखो सपोज करो कि हमारा जो हमने यूनिट खरीदी है उसका प्राइस कितना है, 12.50 पर यूनिट। एक यूनिट का कितना है, 12.50, ठीक है। एक यूनिट का प्राइस है हमारा 12.50 पर यूनिट ऑन जुलाई। ये 1 जुलाई 2011 की बात हम कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि एक यूनिट का प्राइस कितना है, 12.50। अब 10 दिसंबर 2011 को क्या हो गया, उसी यूनिट का प्राइस बढ़कर हो गया 13.594 पर यूनिट। पहले एक का कितना था, पहले एक का प्राइस था 12.50, अब बढ़कर क्या हो गया, एक का प्राइस होगा 13.594 यूनिट, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास ओरिजिनल यूनिट कितनी है, 1000, यानी कि 1000 यूनिट है। अब सब पे हमें क्या हो रहा है, 2-2 रुपये का क्या हो रहा है, डिविडेंड पे हो रहा है, यानी कि एक यूनिट पे 2 रुपये का डिविडेंड, तो 1000 यूनिट पे कितना हो गया, 2000 हो गया ना। 2K लिखा है ये, अच्छा नहीं है, ठीक है, अब अच्छे से बनाएंगे। 2K यानी कि
अगर 1 यूनिट पे हमें 2 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो 1000 यूनिट पे 2000 यूनिट का 2000 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पैसे मिल गए कि डिविडेंड कितना मिला 2000 रुपये का ऑन जुलाई 1, 2011, यानी कि 1 जुलाई में 2011 को हमें जो डिविडेंड मिला वो कितना है 2000 रुपये का। ठीक है, अब इसे क्लीन करते हैं, आगे का पढ़ाई करते हैं। अब देखो आगे करें तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो XIR कैलकुलेट होता है वो हमारा री इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड द एडिशनल यूनिट ऑफ द इन्वेस्टर वुड हैव ऑन जुलाई 1, 2011 वुड बी रुपीज़। ठीक है, अब जो हमारे एडिशनल यूनिट्स हैं, क्योंकि हम तो री इन्वेस्टमेंट पर विश्वास रखते हैं ना, तो अब जो हमारी एडिशनल यूनिट्स जो हमने खरीदी हैं वो कितनी होंगी। देखो हमारे पास 2000 रुपये का अब डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय अब एक का प्राइस कितना था, एक का प्राइस हमारा 12.50। अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 160। ठीक है, डिवाइड करने पे आप चाहो तो खुद भी डिवाइड करके देख सकते हो, मैं गलत डिवाइड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, या फिर मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। देखो हमारे पास टोटल कितना है 2000 रुपये है ना, जो हमें डिविडेंड मिला है। अगर हम इसे डिवाइड कर दें किससे 12.50 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। यानी कि जो हमारी एडिशनल यूनिट्स हैं वो कितनी है हमारे पास, एडिशनल यूनिट्स आ गई हमारे पास 160। पहले हमारे पास यूनिट कितनी थी 1000, अब एडिशनल जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट्स आई हैं वो कितनी आई हैं 160 यूनिट। अब देखो द सेकंड डिविडेंड वुड देयरफॉर, अब देखो ये हमारी जो टेबल पहले पेन हटाते हैं, ये हमारा सारा इस पहली वाली टेबल पे काम कर रहा है। देखो पहली वाली टेबल क्या थी कि हमने सबसे पहले क्या किया, डिविडेंड लिया, वो पेन डिविडेंड लिया, सॉरी यूनिट्स खरीदी। यूनिट्स खरीदने के बाद हमें 2 रुपये का यहाँ पे क्या मिला डिविडेंड मिला, फिर हमें 1.50 का दोबारा डिविडेंड मिला, और उसके बाद इरेज करते पहले से, और उसके बाद हमारा जो है अपना बेक वेक दिया अपना सारा वो जो भी यूनिट्स थी। तो इसी टेबल के ऊपर हमारी सारी एग्जाम्पल्स जो है वही काम कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी यही है, कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल, ये रहा। तो इसमें भी हमें यही एग्जांपल, मतलब यही सारी वैल्यूज़, यही सारी जो डेटा है वो हमें यही दे रखा है कि सबसे पहले हमारे पास 1000 यूनिट्स थी, 2 रुपये का सब पे क्या मिला हमें डिविडेंड मिला। उसके बाद हमें क्या मिलता है, दोबारा से डिविडेंड मिलता है ना, कितने रुपए का 1 पॉइंट, अब 1000 यूनिट्स थी पहले, फिर अब 160 एक्स्ट्रा हो गई, तो यानी कि टोटल कितनी हो गई 1160, 1160 यूनिट हमारे पास हो गई। अब इन सब पे हमें क्या मिला, दोबारा से डिविडेंड मिला 1.50 रुपीज़ का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब पहले हमारे पास कितनी थी, समझो यहाँ पे पहले हमारे पास थी 1000 यूनिट्स, अब हमारे पास एडिशन में आ गई 160 यूनिट्स, और तो टोटल मिला के कितनी हो गई 1160 यूनिट्स हो गई ना। अब इन 1160 यूनिट्स को हम पे क्या, अब इन 1160 यूनिट पे हमें क्या मिला, डिविडेंड पे हुआ है कितने का 1.50 का। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले से इरेज करते हैं और वापस अपनी एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा, द सेकेंड डिविडेंड वुड बी रिसीव्ड ऑन दिस, यानी कि 1160 यूनिट्स पे हमें क्या मिला, डिविडेंड मिला 1.50 रुपीज़ पर यूनिट। द टोटल डिविडेंड अमाउंट, अब टोटल डिविडेंड हमारे अमाउंट कितनी हो गई, यानी कि आपको क्या करना है 1160 को, दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को कि इरेज कर दूँ क्या, मैं इसे कलर बदल लेते हैं ना, एक डार्क कलर लेंगे ताकि अच्छे से दिखे, कौन सा ये ले लेते हैं। 1160 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.50 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1740। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, आपका यहाँ पे टोटल डिविडेंड अमाउंट आ गया कि अब आपके पास टोटल डिविडेंड अमाउंट कितना हो गया 1740 यहाँ पे आपके पास टोटल डिविडेंड अमाउंट हो गया। अब देखो द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वुड यील्ड्स रुपीज़ 1740 डिवाइडेड बाई रुपीज़ 13.594 दैट इज़ 128 न्यू यूनिट्स। अब देखो जब हम यहाँ पे थे शुरू से अगर हम बात करें, पहले 1000 यूनिट्स थी, 1000 यूनिट्स का प्राइस हमारा ये था। तो अब हमने जब इस पर डिविडेंड कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आया, 2 रुपये का डिविडेंड मिल रहा था, तो यानी कि 2000 रुपये का डिविडेंड हो गया। तो अब इसमें जो हमारी न्यू यूनिट्स हमने ऐड करी, वो कैसे ऐड करी, अपने डिविडेंड को डिवाइड किया हमने अपने प्राइस से, तो हमारे पास 160 नई यूनिट्स आ गई। सिमिलरली अब हमारे पास जो हमारी यूनिट्स हैं वो कितनी है, कहाँ गई, अब टोटल यूनिट्स थी हमारे पास 1160 बढ़ के 1160 हो गई थी ना। अब 1160 में हमें डिविडेंड मिला 1.50 का। अब इसे जब हमने कैलकुलेट किया डिविडेंड तो हमारा आया 1740 का। अब 1740 को अब हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यू प्राइस है 13.594, पहला वाला प्राइस था 12.50, न्यू वाला प्राइस है 13.594 से जब हम डिवाइड करेंगे अपने डिविडेंड को 13.594 से, तो हमारे पास दोबारा से नई यूनिट्स आ जाएंगी। वो कितनी आएंगी 128 नई यूनिट्स। ठीक है,
अब क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास नई यूनिट्स वापस से कितनी आ गई, 128 नई यूनिट्स आई हैं। तो अब पहले कितनी थी, पहले एकदम शुरुआत में कितनी थी, 1000 थी, ठीक है। बढ़ के कितनी हो गई, 1160। अब दोबारा से 128 नई यूनिट्स आई हैं ना, तो ये बढ़ के कितनी हो गई, ये बढ़ के हो गई हमारे पास, कहाँ गई, कितनी बढ़ के हुई हैं, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ये रही 1, इसे मिटा देते हैं। बढ़ के हो गई हमारे पास ये 1288, ठीक है। ये हमारे पास नई यूनिट्स यहाँ पे आ गई, ये हमारी क्या हो गई, नई यूनिट्स इंक्रीज होकर हमें आ गई हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट ₹14.85 पर यूनिट दिस वुड बी वैल्यूड एट रुपीज़, ठीक है। जैसा हमें पता है कि अगर हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से चले, हमारा पहला वाला एग्जाम्पल हीरा, ये देखो, अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से चलें तो देखो क्या हुआ था यहाँ पे, पहले हमें 1000 यूनिट्स खरीदी, ₹2 का डिविडेंड मिला, 1.50 का डिविडेंड मिला, फिर हमने उसे बेच दिया 14.85 पे। तो सिमिलरली नीचे वाले जो एग्जांपल है इसमें भी हमारे साथ यही हो रहा है, कहाँ गया, ये रहा। अब हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी हो गई हैं, टोटल यूनिट्स हो गई हैं हमारे पास में 1288 यूनिट्स हो गई हैं। आप क्या करेंगे, एट प्राइस 14.85 पर यूनिट, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी है, यहाँ देखो, मिटाओ इससे पहले और इधर आ जाओ, टोटल यूनिट्स हैं 1288, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 14.85 से, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1288 मल्टीप्लाई में 14.85, तो हमारी वैल्यू आ गई 19,126.8, यानी कि 19,000 कितना था, 126.8, ये हमारी क्या है, वैल्यू आई है। इससे हम राउंड ऑफ लिख करके क्या कर सकते हैं, 19.120, हाँ, इसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 19,127, इतना हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो यहाँ देखो, हमारे पास यूनिट्स थी 1288, प्राइस क्या है 14.85, है ना। अब यहाँ पे जब हमसे कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया, जो रुपीज़ में आया कितना, 19,127। तो अब यहाँ पे आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। सबसे पहले क्या किया, जो आपकी टोटल यूनिट्स हैं उन्हें आपने क्या किया, डिविडेंड से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पैसे आ गए। अब आपके पास नई यूनिट्स कितनी आई, तो आपने क्या किया, आपने डिविडेंड प्राइस को डिवाइड कर दिया आपके फर्स्ट प्राइस से, यानी कि इस वाले प्राइस से, तो आपके पास 160 नई यूनिट्स आ गई। तो अब आपके पास पहले 1000 थी, 160 और हो गई, तो क्या हो गई, 1160 हो गई। अब 1160 पे आपको दोबारा से डिविडेंड मिला कितना, 1.50 का, तो अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आया, आपको वैल्यू मिली आपकी ₹1740। अब 1740 में हमें कितनी नई यूनिट्स मिली, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसे दोबारा से हमारा जो सेकंड प्राइस था उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 128 नई यूनिट्स आ गई। अब हमारे पास 1160 यूनिट्स थी, इसमें हमने 128 ऐड किया, तो हमारे पास 1288, यानी कि 1288 रुपीज़ जो है, सॉरी रुपीज़ नहीं, यूनिट्स, 1288 यूनिट्स जो है हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करा, अब हमने इन यूनिट्स को अगर हम बेचेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14.85, तो यानी कि 1288 यूनिट्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 19,127, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम आगे बात करें तो अब मतलब इतना सा हमने जो ताम झाम किया है, इससे होने क्या वाला है, इससे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एक मिनट, इससे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इससे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब देखो, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट CAGR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अच्छा देखो, CAGR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये देखो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, आपकी जो बुक है ना उसकी शुरुआत में ही सारी चीज़ों की फुल फॉर्म दे रखी है, तो मैं तो हर बार ही कहती हूँ कि आप प्लीज़ शुरुआत में ही सारी फुल फॉर्म जो है वो पढ़ लिया करो, ताकि आगे चल के ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखो, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो CAGR को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100, मैं लिख क्यों नहीं हुई है, तो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 100 मल्टीप्लाई में I2 डिवाइडेड बाई I1, गंदा कर दिया मैंने फॉर्मूले को, CAGR क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में I2 डिवाइडेड बाई I1 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। अब देखो ये कैलकुलेट कैसे करना है, पहले इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रखा है, फिर उन्होंने यहाँ पे हमें टेबल में भी जो टेबल है उसमें भी शो कर रखा है। तो मेरे को तो टेबल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि जिनके घर में अगर कंप्यूटर नहीं है या फिर उनकी टीचर्स अगर नहीं करा रहा है, तो वो कम से कम टेबल से देख कर तो समझ ही सकता है कि क्या हो क्या रहा है ना। तो देखो, पहले यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल दिखा, मतलब जो फॉर्मूला लिख रखा है वो दिखा देती हूँ। क्या है, 100 से आपको
100 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपकी जो वैल्यू आई है, जो लास्ट वैल्यू है ना आपकी ये वाली, देखो I2 यानी कि आपकी जो फाइनल वैल्यू है 19,127 19,127 को आपको डिवाइड करना है आपकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू थी। तो देखो हमारे सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट जो हमने शेयर्स नहीं यूनिट्स जो हमने सबसे पहले खरीदी थी वो हमारी 1000 यूनिट्स थी, ये तो हमें अच्छे से याद है। और जो हमारी इसकी वैल्यू आ रही थी वो हमने 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आ रही थी, 14,000 आ रही थी, है ना, क्योंकि हमारा नेव क्या था 14 का था। तो यहाँ पे देखो आपकी जो फाइनल वैल्यू है 19,127 19,127 को आपने डिवाइड किया आपकी इनिशियल वैल्यू 14,000 से डिवाइड। अब जो इसकी रेज टू द पावर है, पावर हमने कैसे करी है 1, यानी कि एक साल में कितने एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय, अगर आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड देखोगे तो वो कहाँ से शुरू होती है, देखो टेबल में हमें पूरा दे रखा है। टेबल में वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है 2011 में और 1 फरवरी 2012 तक वो जा रही है। तो अगर आप इन दिनों को कैलकुलेट करते हो तो आपके टोटल डेज कितने बैठते हैं, 382 डेज आपके टोटल हो रहे हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है अपनी फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू और रेज टू द पावर एक साल को आपको डिवाइड करना है, एक साल में जितने दिन होते हैं 365 को आपको डिवाइड करना है, आपके टोटल डेज कितने थे 382, ठीक है। अब ये पावर को रेज करने के बाद आपको क्या करना है, -1 कर देना है। खैर आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये कैलकुलेशन खुद ब खुद MS एक्सेल जो है वो आपको कैलकुलेट करके देता है, तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होती। तो ये जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ देखो अब आपका जो ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट यानी कि CAGR जो आया है ये कितना आया आपका 34.74%। यहाँ पे आपका क्या आ गया, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जो आपका रिटर्न है वो कितना आया, ये देखो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जो आपका आया वो कितना आया 34.74% का। अब देखो अब हम यहाँ पे हम टेबल के थ्रू भी देख लेना है क्योंकि टेबल से पढ़ने में ज़्यादा आसानी लग रही है मुझे। तो देखो 15 जनवरी को आपने क्या किया, 1000 यूनिट्स अपनी खरीदी, 14 रुपये की वैल्यू थी, तो टोटल क्या, अब देखो नेव यानी कि आपने यूनिट्स खरीदी हैं तो पैसा जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो -14,000। फिर 1 जुलाई को आपने क्या किया, 1 जुलाई को आपके पास 1000 यूनिट्स ही थी, अब उस पर आपको डिविडेंड मिला 2 रुपये का। ये देखो 2.00 है, ये थोड़ा सा ब्लर है बट आप समझ जाना 2.000 है ना। तो अब आपने क्या किया, 1000 को अपने डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 यूनिट्स का डिविडेंड कितना हो गया, 2000 हो गया। फिर 1 जुलाई 2011 को आपने क्या किया, अपना जो है डिविडेंड जो री इन्वेस्ट हुआ है ना, हमने करके दिखाया था ना, यहाँ पे देखो आपका जो डिविडेंड री इन्वेस्ट था, पहले आपके पास 1000 यूनिट्स थी, फिर आपने डिविडेंड को क्या किया 2000 को डिवाइड कर दिया आपके इनिशियल प्राइस से, तो आपके पास 160 यूनिट्स क्या आ गई, वापस से आ गई, नई यूनिट्स आई आपके पास जो आपने नई खरीदी। तो अब देखो आगे अगर हम बढ़े तो आपके पास जो डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ 160 यूनिट का, इसे मैं इरेज कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। 160 नई यूनिट्स आई आपके पास और कितने प्राइस पे आए, 12.50 पे। तो अब जब आपने 160 को मल्टीप्लाई किया 12.50 से, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, -2000 क्यों, क्योंकि आपके पास 160 नई यूनिट्स आई हैं, यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जेब से गया पैसा जेब से गया तो नेगेटिव, ठीक है। अब देखो 10 दिसंबर 2011 में आपको डिविडेंड मिला, कितना मिला 1.50, तो टोटल पहले यूनिट्स थी 1000, ठीक है। अब आपके पास 160 और आ गई, तो टोटल अब कितनी हो गई 1160 यूनिट्स आपके पास टोटल हो गई। तो अब जो डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, 1160 पे होगा, तो 1160 इंटू 1.500, तो आंसर क्या आ जाएगा 1740, 1740 आपका क्या हो गया, वैल्यू हो गई। अब 10 दिसंबर को ही आपने क्या किया, अपना डिविडेंड री इन्वेस्ट भी कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे टेबल में करके दिखाया। तो देखो मैं आपको वापस दिखाती हूँ, देखो जब आपके पास 1100 यूनिट्स थी, आपने उसे मल्टीप्लाई किया 1.50 से, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1740। 1740 का आपने क्या किया, आपका जो ये न्यू प्राइस था ना, जो आपका वैल्यू थी 13.594 से जब आपने डिवाइड किया तो 128 नई यूनिट्स आई थी ना, तो वही हमें टेबल में दे रखे हैं कि हमारे पास जो न्यू यूनिट्स हैं वो कितनी है 128। अब 128 जो एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 13.594, तो 128 को मल्टीप्लाई करोगे 13.594 से, तो आपकी आंसर क्या आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1740। अब माइनस का 1740 क्यों आया, देखो दोबारा से वही बात कि आपको नई यूनिट्स मिली, तो यानी कि आपका जेब से पैसा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। अब देखो 1 फरवरी 2012 में, हाँ 2012, अब देखो साल हमारा बदल गया है, ठीक है, 1 फरवरी में पहुंच गए। यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट सोल्ड बाय इन्वेस्टर। अब क्या करा, जो हमारा इन्वेस्टर उसने सारी की सारी यूनिट्स अपनी बेच दी। तो अब देखो टोटल यूनिट्स कितनी हो रही थी, पहले 1000, फिर 160 नहीं
हाँ 1000, फिर 160 नहीं आई तो 1160 हो गया, फिर 1160 में 128 और जुड़ी तो टोटल कितनी हो गई 1288, यानी कि 1288 यूनिट्स हो गई। अब प्राइस क्या है 14.850, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि उसने बेची है ना अपनी यूनिट्स, बेची है तो पैसा उसे मिला होगा, पैसा मिला है इन्वेस्टर को, इसलिए पॉजिटिव में। पॉजिटिव में कितना 19,127। अब देखो यहाँ पे हमने जो अपना CAGR किस तरह से कैलकुलेट किया, अब देखो मैं आपको पूरा यहाँ से क्लियर करके एक ही बार आपको दिख जाएगा। आपकी फाइनल वैल्यू कितनी है 19,127, आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 14,000। तो अब आप क्या करोगे 100, बहुत ज़्यादा गंदा लिख रही हूँ मैं तो, देखो 100 मल्टीप्लाई में आपकी जो इनिशियल वैल्यू यानी कि 19,127 डिवाइडेड बाय कितना 14,000, मैं 14 के लिख रही हूँ, ठीक है, रेज टू द पावर। अब देखो आपके पास टोटल 365 दिन होते हैं दिन में, मतलब 365 दिन होते हैं एक साल में, आपके टोटल डेज कितने लगे 382, तो 382 इसमें से माइनस कर दो 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो CAGR है वो इस तरह से कैलकुलेट करके आपको कितना मिलेगा 34.74% आपका CAGR आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो आई होप आपको CAGR कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब बस हमारा थोड़ा सा कंपाउंडिंग बचा है, फिर उसके बाद कुछ बचा है क्या हमारा, हाँ ये थोड़ी सी टेबल है कंपाउंडिंग की, तो उसके बाद मैं अपनी इस वीडियो का एंड कर दूंगी। और आई होप आपको सब कुछ अच्छे से अभी तक तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग आउट द डिविडेंड रेट एंड द एक्स डिविडेंड नेव आफ्टर each dividend and accordingly determine the additional unit make the calculation cumbersome. Therefore, the CAGR calculation is more commonly used in statutory communication such as scheme information document, performance advertisement, etc. In other situations, market intermediaries use the XIRR. Another variation to apply the CAGR on growth option of the scheme, since no dividend is declared in the growth option, the cumbersome डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन आर अवॉइडेड। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, यहाँ पे हम बोला है कि CAGR को हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था XIRR हम को कैलकुलेट करते हैं अगर हमें अपना अगर हम SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना पीरियोडिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम CAGR का यहाँ पे हमारा क्या इन्होंने बता रखा है फ़ायदा कि हम CAGR क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कि देखो अगर हमें क्या करना है स्टैट्यूटरी कम्युनिकेशन करनी है, जैसे कि आपको स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अब आप बार बार क्या करोगे, अब आप बार बार तो एक साल में आपको कितना डिविडेंड मिल रही है, तो आप बार बार अपने इन्वेस्टर को नहीं बताओगे, वरना वो तो थक ही जाएगा हर साल का सुन के। तो एक आपको एवरेज मतलब इतने टाइम पीरियड से लेकर इतने टाइम पीरियड तक का जो एवरेज व्यू है वो यहाँ पे CAGR आपको अच्छे से कैलकुलेट करके बता देता है, कि एक स्कीम की इन्फॉर्मेशन दे देता है, कि एक एवरेज मोटा वो हिसाब दे देता है कि हाँ एवरेज तौर पे ये जो स्कीम है मुझे कितना इंटरेस्ट दे रही है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं कितना रिटर्न दे रही है, तो इस स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। कोई भी परफॉर्मेंस यानी कि कोई भी, जैसे अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम ऐसा है ना कि इस जैसे आप अगर आप कोई क्रीम की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप पर्टिकुलर हर एक इंसान का दिखाओ। जैसे अगर आप क्या करते हो, आप किसी क्रीम की ऐड कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझो, तो आप ऐसा तो है ना कि आप दुनिया का हर जिस इंसान ने वो क्रीम लगाई आप हर एक इंसान को ला के दिखाओगे कि इस पर ये असर हुआ, इस पर ये असर हुआ, इस क्रीम का इस पर ये असर हुआ, नहीं। आप क्या करोगे कि एवरेज व्यू दिखा दोगे कि जैसे किसी को वो क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, किसी को वो नॉर्मल लगी, तो आप क्या करते हैं एवरेज व्यू दिखाते हो कि इस क्रीम का ये फायदा है और इस तरह से ये लोगों पर रिएक्ट करती है, तो आप हर एक इंसान का नहीं दिखाते। तो इसी तरह से जब भी आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हो किसी भी स्कीम के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो CAGR उसका एक एवरेज व्यू यहाँ पे आप लोगों को बता देते हो। इस तरह से हम क्या करते हैं CAGR का यूज़ करते हैं। बाकी और जो भी अगर हमें कोई और फंक्शन डिस्क्राइब करना है तो उसमें हम XIRR का जो है उसे यूज़ कर लेते हैं। अब देखो अनदर क्या दिया है, अनदर वेरिएशन टू अप्लाई CAGR ऑन द ग्रोथ ऑप्शन ऑफ द स्कीम सिंस नो डिविडेंड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही दे रखा है कि जो हमारा जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है उसके लिए उसमें अगर कैलकुलेशंस को और या फिर अगर मतलब हमें कोई परेशानी ना हो उस सबको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे CAGR का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, कंपाउंडिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज की वीडियो का, आप लोगों को भी आराम मिलेगा, आप पढ़ाई तो जल्दी ख़त्म करने में अच्छा लगता है ना लोगों को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो कंपाउंडिंग पीरियोडिक रिटर्न। देखो क्या बोला है इसमें कि मतलब आपका जो पीरियोडिक रिटर्न है उस पर हम जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपने इसे पढ़ रखा है ना, तो वही चीज़ दे रखी है। द अबव कैलकुलेशन कवर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर बट द नेम only 4 days have been used. The intermediate nave have been ignored. Research often work with NAV at periodic interval, daily, weekly, monthly, etc. The periodic return are then averaged and compound as shown in the below table. अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपने जो टेबल है ना,
आप प्लीज़ ये टेबल अच्छे से समझ लेना। अगर आपने टेबल नहीं समझी तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा और बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। सिर्फ ये वाली जो थ्योरी है ना कि आपको ये लग रहा है कि आप इससे पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आपने टेबल को कर लिया तो आप ये जो ये लिख रखा है ना, ये आप खुद ही बना के लिख दोगे कि टेबल में जो हो रखा है वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। तो यहाँ पे हमें ये बताया है कि कंपाउंडिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न, यानी कि जो भी आप जो आपको रिटर्न मिल रहा है पीरियोडिकली, उस पर अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो वो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, वो आपने इन्वेस्ट करे 1 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट रेट पे, तो 1 साल बाद क्या होगा, वो 110 रुपये हो जाएंगे। फिर कंपाउंडिंग अगर हमारी चल रही है तो हमारा प्रिंसिपल बदल के क्या हो जाएगा, 110 रुपये का हो जाएगा। फिर उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा और 1 साल के लिए फिर वापस इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही दिया है कि जो हमें रिटर्न मिलता है उसके ऊपर अगर हम कंपाउंडिंग करें तो किस तरह से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इलस्ट्रेशन दिया है, द पीरियोडिक रिटर्न फ्रॉम जनवरी 15, 2011 टू फरवरी 15, 2011 इज 100 इंटू रुपीज़ 13.57 माइनस 13.50 डिवाइडेड बाय रुपीज़ 13.50, दैट इज 1.85%. Similarly, periodic return have been calculated for the following month. The average of the periodic return is 1.05%. Since each period is of 1 month, this average too is a monthly return. This can be compounded using the formula 1 plus monthly return raised to the power 12 minus 1 to give the annual return of 13.36%. अच्छा वाह, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ रीड नहीं कर रही, मैं मैथ की भाषा में कुछ बोले जा रही हूँ। देखो यहाँ पे टेबल, अभी देखो आपको पढ़ के इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या कहाँ से नंबर लाके मल्टीप्लाई डिवाइड रेज टू पावर मंथली रिटर्न, पता नहीं क्या क्या हमें परसेंटेज में घुमा रखा है। अब देखो यहाँ पे मतलब इतना सारा ये सब लिख रखा है, तो ये आपको इससे सिर्फ ये थ्योरी पढ़ने के बाद, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये पढ़ने के बाद तो समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये वाली जो चीज़ें ये समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल देख लेते हैं। तो अब अगर हम देखो यहाँ पे टेबल पे ध्यान दें, ये तो पेन इतना चलता है ना, देखो अब अगर हम क्या करें टेबल पे ध्यान दें तो टेबल में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडेड रिटर्न फ्रॉम मंथली रिटर्न्स। ठीक है, तो हमें ये करना है जो हमारा मंथली रिटर्न आता है उसमें हमें कंपाउंडेड रिटर्न को कैलकुलेट करके देखना है। तो देखो यहाँ पे अब पेन की ज़रूरत है, अपना पेन ले लेते हैं। अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई सेम कलर चलाते हुए। कौन सा कलर लें? तो यहाँ पे देखो 15 जनवरी 2011 को क्या है, हमारा जो नेव है वो कितना है 13.50 का। ठीक है, अब अगले महीने क्या हुआ, अगले महीने 15 फरवरी 2011 में क्या हुआ, जो हमारा नेव है वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 13.75, और जो हमारा पीरियोडिक रिटर्न है वो कितना हो रहा है, पीरियोडिक रिटर्न हमारा हो रहा है 1.85% का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूरा वैल्यू और डेटा सारा दे रखा है कि ये महीना है ना, ये नेव है, और इसी तरह से हमारा जो पीरियोडिक रिटर्न है वो बन रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियोडिक रिटर्न हमें यहाँ पे कितना बोला है थ्योरी में, एवरेज पीरियोडिक रिटर्न, यहाँ देखो एवरेज पीरियोडिक रिटर्न इज 1.05%। तो अब ये 1.05% आया कैसे, ये हमें पता करना है। तो यहाँ ध्यान दो, एवरेज पीरियोडिक रिटर्न हम कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियोडिक रिटर्न निकालना आसान है। कैसे, यहाँ ध्यान देखो मैंने बता भी रखा है, यहाँ कहाँ गया हमारा, देखो ABC, सी यहाँ पे आपका एवरेज पीरियोडिक रिटर्न निकालना है। तो सी सेक्शन में हम जाएंगे, सी कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो सी शुरू हो रहा है यहाँ से 34 से, पहले क्लीन कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको अच्छे से। यहाँ ध्यान देना, सी सेक्शन में जाएंगे तो 1.85 है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो देखो ये जा रहा है 34 से, यानी कि सी 34 इज टू, अब देखो सी यहाँ पे हमारा खत्म कहाँ हो रहा है, सी खत्म हो रहा है हमारा यहाँ पे, यानी कि 45 पे इज टू, एक मिनट इसे साफ करके अच्छे से लिखते हैं, यहाँ सी 34 इज टू सी 45। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना एवरेज यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका MX एक्सेल जो है, अगर आप इस तरह से डालोगे तो आपका एवरेज जो पीरियोडिक रिटर्न है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी उन्होंने दे रखा है कि हमारा एवरेज पीरियोडिक रिटर्न कितना है 1.05% पर मंथ, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, एवरेज लगा के आपको क्या करना है C34 इज टू C45। तो इस तरह से आपका एवरेज पीरियोडिक रिटर्न आ जाएगा। अब एवरेज पीरियोडिक रिटर्न आ गया तो उसके बाद क्या करना है, आपको कंपाउंड रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब कंपाउंड रिटर्न हमें यहाँ पे बोला है, कंपाउंड रिटर्न आ रहा है हमारा कितना 13.36%, और कंपाउंड रिटर्न जो कंपाउंड है, कंपाउंडेड रिटर्न जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो है 1 प्लस मंथली रिटर्न रेज टू द पावर 12 माइनस 1। अब ये मंथली रिटर्न क्या है ये हमें नहीं पता, तो मंथली रिटर्न देखो हम यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, देखो ओहो पेन चल गया। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या है, हमें क्या करना है अपना एवरेज नहीं, अब हमें कंपाउंड रिटर्न निकालना है। तो कंपाउंड रिटर्न हमें दे तो रखा है,
कि 13.36% पर एनम है, पर ये कंपाउंड रिटर्न निकला कैसे वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो कंपाउंड रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें क्या बोला है 1 प्लस आपका जो मंथली रिटर्न है, ठीक है, रेज टू द पावर 12 माइनस 1। तो हमें मंथली रिटर्न हमारा क्या आ जाएगा, मंथली रिटर्न आ जाएगा हमारा ये, यहाँ ध्यान दो 1 मिनट, ये रहा हमारा मंथली रिटर्न, 1 मिनट बस है ना, ये रहा हमारा मंथली रिटर्न। अब आप बोलोगे अरे ये तो हमारा एवरेज ऑफ पीरियोडिक रिटर्न है, नहीं, इसी को हम क्या करेंगे एज आ मंथली रिटर्न हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ ध्यान दो, देखो ये फॉर्मूला ऊपर ही लिखा रहता है, अगर आपको किसी दिन फॉर्मूला भूल जाओ या फिर आपको समझ ना आए ये चल कहाँ से रहा है सारा सिस्टम, तो यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हो 1 प्लस C47 रेज टू द पावर 12 माइनस 1। अब C47 देखो, C ये रहा, 47 हमारा ये रहा, C47 क्या आया 1.05% है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि अब यहाँ पे हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे इरेज करो। अब देखो 1 प्लस में आपका मंथली रिटर्न क्या है 1.05% का, ठीक है, रेज टू द पावर 12 माइनस 1। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका रिटर्न क्या आ जाएगा, 1 मिनट बस, इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिटर्न आ जाएगा 13.36%। अब मैं क्यों इतनी कैलकुलेशन करूं, और ना तो आपको ज़रूरत है कैलकुलेशन करने की, क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमें खुद ब खुद MS एक्सेल करके देता है। आपको सिर्फ वैल्यू और डेटा और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से MS एक्सेल को देना है और वो खुद ही आपके लिए सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा। तो आपका जो रिटर्न है कंपाउंड रिटर्न वो क्या आ जाएगा 13.36% का। यहाँ ध्यान दो, अब देखो ये तो आपने निकाला कि एनुअली आप किस तरह से निकाल सकते हो। अब देखो द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पीरियड, यानी कि अब आप टाइम टू टाइम तो निकालोगे ना। पहला वाला जो था, अरे ये मैंने इरेज नहीं किया, चलो ठीक है इरेज कर लेते हैं। ये देखो ये जो हमने निकाला ये वाला, ये किस लिए निकाला, ये हमने निकाला मंथली रिटर्न पे, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, ये मंथली रिटर्न पर निकल गया हमारा, ये देखो ये हमने मंथली रिटर्न पर निकाला है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमारे मंथ यूज़ हुए और एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसलिए हमारा रेज टू द पावर में क्या आया 12 आया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ना कंपाउंडिंग निकाल रहे हैं वीकली बेसिस पे, यानी कि हफ्ते के बेसिस पे अगर हम कंपाउंडिंग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, बस छोटा सा चेंज आ जाता है। 1 मिनट बस, छोटा सा चेंज क्या है, छोटा सा चेंज ये है कि अगर हम पीरियोडिकली अगर जो जैसा टाइम पीरियड है उसके हिसाब से अगर हम कंपाउंडिंग करेंगे, तो अगर हम क्या कर रहे हैं वीकली बेसिस पे अपना रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, वीकली बेसिस पे अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस वीकली रिटर्न रेज टू द पावर 52 माइनस 1 सिंस देयर आर 52 वीक इन अ ईयर। अब देखो रेज टू द पावर में 52 क्यों आया, क्योंकि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं 52। तो यहाँ पे अब जैसे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने एवरेज निकाला था ईयर के लिए, तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, वीकली बेसिस में निकालोगे। वीकली बेसिस में निकालोगे 52 तक पावर को रेज करोगे और -1 कर दोगे, तो ये आपको खुद ब खुद ही MS एक्सेल आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका जो रिटर्न है वो कितना बन रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही करने वाले थे। तो जो रिस्क वाला फैक्टर है, जितना भी हम चैप्टर जो बचा है रिस्क वाला, थोड़ा सा ही बचा है, 6 पेजेस आई थिंक, हाँ। तो जो बाकी का बचा हुआ है वो सब हम क्या करेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो ये कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ, या फिर जो ट्यूशन में भी अगर आपका कोई बच्चा है, कोई दोस्त है जो FM में पढ़ता है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस सब के बारे में जान सकें, पढ़ सकें और थोड़े बहुत अच्छे नंबर ले आएँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।